नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट इन रूट्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने भीष्म साहनी के कालजयी उपन्यास तमस के पहले हिस्से को गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे रावलपिंडी जैसे शांत शहर में एक छोटी सी घटना को राजनीतिक साजिशों और अफवाहों ने एक भयावह रूप दे दिया। हमने देखा कि कैसे नेताओं के पाखंड और ब्रिटिश राज की फूट डालो और राज करो की नीति ने मिलकर पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। लेकिन वह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब यह आग शहर की दीवारों को पार कर उन गांवों तक पहुंच चुकी है जहां लोग सालों से शांति और भाईचारे से रह रहे थे, जहां वे इन राजनीतिक चालों से पूरी तरह अनजान हैं। आज हम जानेंगे कि जब यह हिंसा गांवों में पहुंचती है तो क्या होता है, कैसे सदियों के रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं और कैसे निर्दोष लोगों को एक ऐसी त्रासदी की कीमत चुकानी पड़ती है जिसका हिस्सा वो कभी थे ही नहीं। तो चलिए हम तमस के दूसरे भाग गांवों की त्रासदी की शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए अध्याय 14 को और अधिक विस्तार से और साहित्यिक गहराई के साथ समझते हैं। तमस का दूसरा भाग एक नाटकीय और शांत विरोधाभास के साथ शुरू होता है। जहां पहला भाग रावलपिंडी की गलियों में फैले शोर, भीड़ और हिंसा को दिखाता है, वहीं अध्याय 14 हमें सैयदपुर जैसे गांवों की गहरी शांति और सुकून भरी दुनिया में ले जाता है। भीष्म साहनी जानबूझकर ये विरोधाभास खड़ा करते हैं ताकि पाठक बाद में होने वाली त्रासदी की तुलना गांवों के खोए हुए सौंदर्य से कर सके। अध्याय 14 गांव की शांति भंग और शहर का जहरीला साया। गांव का एक आदर्श चित्र। यह अध्याय एक ऐसी दुनिया का चित्र खींचता है जहां प्रकृति और इंसान एक लय में रहते हैं। गांव का जीवन, उसकी दिनचर्या, लोगों के आपसी संबंध, ये सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम परिवार सदियों से एक ही गांव में, एक ही मिट्टी पर, एक दूसरे के पड़ोस में रहते आए हैं। उनके रिश्ते केवल सामाजिक नहीं बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को अपना मानते हैं। इस वातावरण में धर्म केवल आस्था का विषय है, टकराव का नहीं। ये गांव की वह दुनिया है जिसे शहर की कड़वी राजनीति ने अभी तक छुआ नहीं है। शहर के मेहमान और डर का आगमन। इसी शांत माहौल में कुछ शहरी लोग प्रवेश करते हैं। ये वे लोग हैं जो हिंसा की आग से जान बचाकर भागे हैं। उपन्यास में उन्हें मेहमान कहा गया है, लेकिन वे अपने साथ मेहमान नवाजी के लायक कुछ नहीं लाए हैं, सिवाय डर और अविश्वास के। उनके चेहरे पर हिंसा की लकीरें हैं, उनकी आंखों में भय है और उनकी बातों में शहर की क्रूरता का ज़हर है। वे गांव वालों को शहर के कत्लेआम की कहानियां सुनाते हैं, जहां दोस्त का दुश्मन बन गया है। अफवाहों का प्रवेश, अविश्वास का पहला बीज। ये शहरी लोग अपने साथ जो सबसे खतरनाक चीज लाते हैं वह है अफवाहों का जहरीला साया। वे बताते हैं कि वे लोग, यानी दूसरा समुदाय, कितने क्रूर हो गए हैं और अब गांव में भी यही सब होगा। हालांकि गांव के लोग शुरू में इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते, लेकिन इन कहानियों से उनके मन में पहली बार अपने पड़ोसियों के लिए संदेह का एक छोटा सा बीज बोया जाता है। ये बीज धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन गांव के भाईचारे की जड़ें काट देगा। भीष्म साहनी का ये अध्याय हमें बताते हैं कि सांप्रदायिक नफरत एक ऐसी बीमारी है जो पहले शहर की राजनीति में जन्म लेती है, फिर अफवाहों के माध्यम से गांवों तक पहुंचती है और वहां की मासूमियत को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। ये अध्याय गांवों की शांति और शहर के जहरीलेपन के बीच के संघर्ष को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित करता है। अध्याय 15 अफवाहों का जहर और भाईचारे पर अविश्वास का साया। ये गांवों में फैले डर और अविश्वास की उस प्रक्रिया को दिखाता है जिसने गांव की सदियों पुरानी शांति को भंग कर दिया। यह अध्याय बताता है कि कैसे शहर से आई अफवाहें गांवों के सीधे सादे लोगों के मन में जहर घोल देती है। अफवाहों का प्रवेश, अविश्वास का पहला बीज।
पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे शहर से आए लोग अपने साथ हिंसा की कहानियां लाए थे। इस अध्याय में यही कहानियां अफवाहों का रूप ले लेती हैं और गांव में तेजी से फैलने लगती हैं। लोग एक दूसरे से कानाफूसी में बातें करते हैं। शहर में बहुत बुरा हो रहा है, उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, अब वे लोग यहां भी आएंगे। ये अफवाहें गांव के माहौल में एक अदृश्य तनाव पैदा कर देती हैं। गांव का भाईचारा, जो आपसी विश्वास पर टिका था, अब हिलने लगता है। लोग एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के घर बिना रोक टोक आते जाते थे, आज वे एक दूसरे से नजरें चुराने लगे हैं। ये अविश्वास का बीज धीरे धीरे लोगों के मन में जड़ें जमाने लगता है। आपसी संबंधों में दरार। भीष्म साहनी इस अध्याय में ये दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना या अफवाह भी लोगों के आपसी संबंधों में दरार डाल सकती है। गांव के हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच जो विश्वास और प्रेम था, वो अब डर और संदेह में बदल जाता है। लोग अपने पड़ोसियों के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या वे सच में वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं? क्या वे भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह अध्याय केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि गांव के सामाजिक ताने बाने के टूटने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। गांव का आपसी सहयोग और भाईचारा, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। भय का मानसिक प्रभाव। अध्याय 15 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हिंसा के शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक प्रभाव को उजागर करता है। गांव में अभी कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन लोगों के मन में डर बैठ चुका है। यह डर ही उन्हें एक दूसरे से दूर कर रहा है। यह डर उन्हें उनके ही पड़ोसियों को दुश्मन मानने पर मजबूर कर रहा है। इस अध्याय के माध्यम से भीष्म साहनी ये साबित करते हैं कि सांप्रदायिक नफरत की आग को भड़काने के लिए शारीरिक हिंसा से ज्यादा झूठी खबरें और अफवाहें ही जिम्मेदार होती हैं। यह अध्याय गांव की मासूमियत और शहर की क्रूर राजनीति के बीच के संघर्ष को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित करता है। अध्याय 16, गांव की चौपाल पर अलगाव और पलायन की शुरुआत। तमस का 16वां अध्याय ग्रामीण भारत के सामाजिक ताने बाने के टूटने का एक अत्यंत मार्मिक और विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता है। भीष्म साहनी ने यहां बाहरी हिंसा से कहीं ज्यादा लोगों के मन में घर कर चुके डर और अविश्वास के जहर को उजागर किया है। यह अध्याय में गांव के सामूहिक मनोविज्ञान को गहराई से दर्शाता है। चौपाल पर सन्नाटा, सामाजिक विभाजन की शुरुआत। गांव की वह चौपाल जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों सदियों से एक साथ बैठकर सुख दुख साझा करते थे, अब सूनी पड़ चुकी है। इस सन्नाटे में एक गहरा दर्द छिपा है। ये दर्द है सामाजिक विभाजन का। जहां पहले गांव की समस्याएं मिलकर सुलझाई जाती थी, वहीं अब लोगों ने धर्म के आधार पर अपनी अलग अलग बैठकें बुलानी शुरू कर दी है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि गांव में विभाजन की पहली आधिकारिक दस्तक है। हिंदू समुदाय की बैठक। भय, अनिश्चितता और पड़ोसियों पर शक। हिंदू समुदाय की बैठक गांव के एक प्रमुख घर में हो रही है। यहां का माहौल भय और अनिश्चितता से भरा है। शहर से आए लोग जो कहानियां लाए थे, लूटपाट, कत्लेआम और महिलाओं के साथ हुई बर्बरता की कहानियां, उन्होंने उनके मन में गहरे घाव कर दिए हैं। वे एक दूसरे से कानाफूसी में पूछते हैं, क्या हमारे मुस्लिम पड़ोसी भी ऐसे हो सकते हैं? क्या वे भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे? एक बुजुर्ग कहता है, मैं तो उनके साथ सालों से रहा हूं, उन्होंने कभी हमें आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन एक नौजवान तुरंत टोकता है, शहर में भी तो यही हुआ था। जब दंगे होते हैं तो इंसानियत नहीं, धर्म देखा जाता है। उनके संवादों में यह स्पष्ट होता है कि वे अब अपने पड़ोसियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन द्वंद्व से भरा है। एक तरफ सदियों का भाईचारा है, तो दूसरी तरफ जीवित रहने का डर। वे अपनी सुरक्षा, अपनी जमीन और अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है। मुस्लिम समुदाय की बैठक। नेतृत्व का अभाव और पलायन का विचार। गांव के मुस्लिम समुदाय की बैठक मस्जिद में या किसी प्रमुख व्यक्ति के घर पर हो रही है। यहां भी डर और अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन साथ ही एक तरह का नेतृत्व का अभाव भी है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि
हमारा गांव सालों से एक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वे अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ युवा और नेता उन्हें भड़का रहे हैं। वे कहते हैं, शहर में हिंदुओं ने हमारे लोगों के साथ क्या किया, क्या तुम भूल गए? हमें भी अपनी सुरक्षा का सोचना होगा। इस बैठक में कुछ लोग चुप हैं, कुछ डरे हुए हैं और कुछ लोग भड़के हुए हैं। ये विभाजन उनके बीच भी हो रहा है। वे अपनी जड़ों को छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगे हैं। ये सोच उनके दिल में पनपे अविश्वास और असुरक्षा का ही परिणाम है। पलायन की चर्चाएं, विश्वास की अंतिम किरण का बुझना। इन दोनों बैठकों का सबसे दुखद और निर्णायक परिणाम पलायन के बारे में होने वाली चर्चाएं हैं। जब लोगों को अपने ही पड़ोसियों पर भरोसा नहीं रहता, तो वे अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये उनकी लाचारी और डर का सबसे बड़ा प्रमाण है। भीष्म साहनी ने यहां दिखाया है कि ये पलायन सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक भी है। ये उनके दिलों से भाईचारे और इंसानियत के खत्म होने का भी प्रतीक है। ये अध्याय हमें बताता है कि सांप्रदायिकता की आग सबसे पहले इंसानियत के उस विश्वास को जलाती है जो एक समाज को जोड़े रखता है। यह अध्याय केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि गांव के सामाजिक और भावनात्मक टूटन को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाता है। अध्याय 17, धार्मिक परंपराएं, पशुवध और हिंसा का बढ़ता तनाव। तमस का ये अध्याय दिखाता है कि कैसे धार्मिक परंपराएं, जो आस्था और विश्वास का प्रतीक होती है, राजनीतिक साजिशों के कारण हिंसा का माध्यम बन जाती है। भीष्म साहनी ने यहां गांव के उस भोलेपन को उजागर किया है जो बाहरी जहर के संपर्क में आते ही अपनी पवित्रता खो देता है। एक परंपरा और दो दृष्टिकोण। गांव में मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार पशुवध, कुर्बानी की तैयारी करता है। ये उनके धर्म का एक हिस्सा है जिसे वे वर्षों से मनाते आए हैं। लेकिन इस बार शहर से आई हिंसा की खबरों और अविश्वास के माहौल ने इस परंपरा को एक नया और खतरनाक रंग दे दिया है। अब ये केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं रहा, बल्कि दूसरे समुदाय के लिए भड़काने वाली घटना बन गया है। तनाव का बढ़ना और प्रतिक्रिया। जब हिंदू समुदाय के लोगों को पशुवध की खबर मिलती है, तो वे इसे अपनी भावनाओं पर सीधा हमला मानते हैं। हालांकि पहले वे इस बात पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब अफवाहों और डर के कारण उनकी सोच बदल गई है। वे इसे अपने लिए एक चुनौती और खतरे की तरह देखते हैं। इस घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच का तनाव और बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को शक और घृणा की नजर से देखने लगते हैं। इस अध्याय में यह दिखाया गया है कि कैसे एक ही घटना को दो अलग अलग समुदाय पूरी तरह से भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं और कैसे एक दूसरे की परंपराओं के प्रति उनका सम्मान खत्म हो जाता है। साजिश की अगली कड़ी। यह अध्याय यह भी बताता है कि इस घटना के पीछे भी एक सोची समझी चाल हो सकती है। हो सकता है कि शहर से आए लोगों ने ही इस बात को हवा दी हो ताकि गांव में भी हिंसा भड़के। ये पशुवध, जो एक धार्मिक अनुष्ठान था, अब एक राजनीतिक हथियार बन जाता है। भीष्म साहनी का ये अध्याय हमें बताता है कि जब समाज में अविश्वास और नफरत का माहौल होता है, तो सबसे पहले धार्मिक सहिष्णुता खत्म होती है। लोग एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने के बजाय उसे हिंसा का हथियार बना लेते हैं। अध्याय 18, गांव की धरती पर हिंसा का तांडव और मानवता का पतन। 18वां अध्याय भीष्म साहनी की लेखनी का सबसे क्रूर और हृदय विदारक हिस्सा है, जहां विभाजन की त्रासदी अपने सबसे भयावह रूप में सामने आती है। यह अध्याय गांवों की उस मासूमियत और सौहार्द पर हिंसा के बर्बर प्रहार को दर्शाता है जिसे शहरों की राजनीति ने धीरे धीरे खत्म कर दिया था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सामूहिक पागलपन, क्रूरता और मानवीय मूल्यों के पतन का एक जीवंत दस्तावेज है। विश्वास की अंतिम डोर का टूटना। इस अध्याय से पहले गांव का माहौल डर और अविश्वास से भरा हुआ था। शहर से आई अफवाहों और नेताओं की भड़काऊ बातों ने लोगों के मन में संदेह का बीज बो दिया था। पशुवध जैसी घटना ने उस बीज को और हवा दी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि गांव का सदियों पुराना भाईचारा इस तूफान से बच जाएगा। लेकिन इस अध्याय में वह उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
ये वो क्षण है जब लोगों ने एक दूसरे को इंसान मानना छोड़ दिया और उन्हें सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के रूप में देखा। तर्क और विवेक पूरी तरह से मौन हो गए और भावनात्मक भड़कावे का जहर पूरी तरह से हावी हो गया। हिंसा का भड़कना, गांवों का सामूहिक पतन। गांवों में हिंसा का भड़कना शहरों से कहीं ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि यहां लोग एक दूसरे को जानते थे। वे केवल अजनबियों पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उन पड़ोसियों पर वार कर रहे थे जिनके साथ वे सालों से रहते आए थे। घर जलाए गए। इस अध्याय में घर केवल ईंट और पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये गांव की सामूहिक स्मृति, सदियों की यादें और आपसी रिश्तों के प्रतीक है। जब लोग अपने पड़ोसियों के घर जलाते हैं, तो वे केवल उनका ठिकाना नहीं छीनते, बल्कि उनके अस्तित्व और सम्मान को भी जलाकर राख कर देते हैं। जलते हुए घरों से उठता धुआं और आग की लपटें गांव के उस पुराने सौहार्द की अंतिम क्रिया की तरह है। लूटपाट और बर्बरता। हिंसा के साथ ही लूटपाट भी शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे की फसलें लूटते हैं, जानवरों को मारते हैं और घरों से सामान निकालते हैं। ये केवल भौतिक चीजों की लूट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के प्रति सम्मान, भरोसे और मानवीय मूल्यों की भी लूट है। ये दिखाता है कि जब मानवीयता का पतन होता है, तो इंसान अपनी मर्यादा और नैतिक सीमाओं को भी पार कर जाता है। एक भयावह घटना, सामूहिक हत्या और क्रूरता का चरम। भीष्म साहनी इस अध्याय में एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जो हिंसा की क्रूरता को चरम पर पहुंचा देती है। गांव के कुछ लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े शामिल थे, हिंसा से डरकर एक घर में छिपे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद वे वहां सुरक्षित रहेंगे, लेकिन भीड़ ने उस घर को घेर लिया। भीड़ ने उन्हें उनकी पहचान के आधार पर अलग किया और फिर सामूहिक रूप से उनकी हत्या कर दी। यह घटना दर्शाती है कि नफरत की आग में इंसान किस हद तक जा सकता है। इसमें बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा जाता। इस भयावह घटना में एक छोटा बच्चा अपनी मां से लिपट कर रोता है, लेकिन भीड़ के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। ये घटना ये साबित करती है कि जब इंसानियत हार जाती है, तो कोई भी सीमा नहीं रह जाती। ये दृश्य पाठक के मन में एक गहरा सदमा छोड़ जाता है। ये अध्याय एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। क्या एक इंसान के अंदर इतनी क्रूरता छिपी होती है? जब लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, तो वे केवल शारीरिक चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि समाज की नींव को भी हिला देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से भीष्म साहनी ये साबित करते हैं कि विभाजन की त्रासदी की सबसे बड़ी कीमत जानमाल की हानि नहीं थी, बल्कि भाईचारे, विश्वास और मानवीय मूल्यों की हार थी। गांव, जो अब तक शांति और भाईचारे का प्रतीक थे, वे अब नफरत और खून खराबे की गवाह बन जाते हैं। अध्याय 19, हिंसा के बीच फंसे निर्दोष लोग और बिखरे हुए परिवार। तमस का ये अध्याय विभाजन की भयावहता का सबसे मार्मिक और मानवीय पक्ष प्रस्तुत करता है। यह अध्याय हमें हिंसा के केंद्र से हटाकर उन निर्दोष लोगों के पास ले जाता है जो इस अमानवीय त्रासदी के शिकार हुए। भीष्म साहनी ने यहां दिखाया है कि जब पूरा समाज नफरत की आग में जल रहा हो, तो आम आदमी की जिंदगी कैसी हो जाती है, लाचार, भयभीत और पूरी तरह से बिखर चुकी। परिवार का बिखराव, रिश्तों की अंतिम परीक्षा। इस अध्याय में हिंसा के कारण परिवार बिखर जाते हैं। जहां पिछले अध्यायों में हमने गांवों के सौहार्द को देखा था, वहीं यहां लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि उनके माता पिता उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं, और माता पिता को ये दर्द सताता है कि वे अपने बच्चों को बचाने में असमर्थ हैं। ये बिखराव केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक भी है, जो लोगों के मन में हमेशा के लिए एक गहरा घाव छोड़ जाता है। खेतों और जंगलों में शरण, अस्तित्व का संघर्ष। हिंसा से बचने के लिए गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर खेतों, जंगलों और नदियों के किनारे छिप जाते हैं। वे वहां भूखे प्यासे बिना किसी सुरक्षा के रात गुजारते हैं। ये एक ऐसा समय है जब इंसान अपनी पहचान, अपने धर्म और अपनी सामाजिक स्थिति को भूलकर
केवल एक ही चीज के लिए लड़ रहा है, अस्तित्व। इस अध्याय में लोग पेड़ों के पीछे छिपते हैं, खेतों में दुबकते हैं और जानवरों की तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये दृश्य बताता है कि जब इंसानियत हार जाती है तो इंसान खुद को सबसे अकेला और असहाय पाता है। मानवीयता की हार और क्रूरता का चित्रण। इस अध्याय में भीष्म साहनी ने हिंसा की क्रूरता को विस्तार से दिखाया है। जब गांव के कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक भीड़ मिलती है। भीड़ में शामिल कुछ लोग उनके गांव के ही होते हैं, जिन्हें वे जानते हैं, लेकिन नफरत और गुस्से में अंधी हो चुकी भीड़ उन पर हमला कर देती है। ये घटना दर्शाती है कि सांप्रदायिक नफरत किस हद तक इंसान की मानवीयता को खत्म कर सकती है। उपन्यास में एक घटना का वर्णन है जहां एक बूढ़ा आदमी जो अपने परिवार से बिछड़ गया था, रास्ते में अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगता है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। उसे सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वह दूसरे धर्म का है। यह दिखाता है कि जब समाज में नफरत फैलती है तो सबसे पहले दया, करुणा और मानवीयता जैसे मूल्य खत्म हो जाते हैं। डर और भविष्य की अनिश्चितता। इस अध्याय में लोगों के मन में डर और भविष्य की अनिश्चितता का गहरा साया है। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे और क्या वे कभी अपने बिछड़े हुए परिवार से मिल पाएंगे। उनका जीवन पूरी तरह से बेमानी हो चुका है और वे केवल एक ही उम्मीद पर जी रहे हैं कि किसी तरह ये सब खत्म हो जाए। ये अध्याय हमें बताता है कि विभाजन की त्रासदी केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी मानवीय त्रासदी थी। इसने परिवारों को तोड़ा, दोस्तों को अलग किया और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए डर और नफरत का एक घाव दे दिया। ये अध्याय भीष्म साहनी की लेखनी की उस ताकत को दिखाता है जो मानवीय पीड़ा को बड़ी ही संवेदनशीलता और गहराई से प्रस्तुत करती है। भीष्म साहनी का संदेश है कि सांप्रदायिक हिंसा का सबसे बड़ा शिकार निर्दोष और आम लोग होते हैं। ये हिंसा मानवीय मूल्यों को नष्ट करती है, परिवारों को तोड़ती है और समाज में हमेशा के लिए डर और अविश्वास का जहर घोल देती है। अध्याय 20, पलायन का दर्द और विभाजन की क्रूर यात्रा। अध्याय विभाजन की त्रासदी का सबसे हृदय विदारक और भयावह चित्रण प्रस्तुत करता है। ये अध्याय हमें गांवों में फैली हिंसा के बाद के उस डरावने मंजर में ले जाता है, जहां लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर भाग रहे हैं। भीष्म साहनी ने यहां न केवल जनधन की हानि का वर्णन किया है, बल्कि पलायन के दर्द, रास्ते में हुई अमानवीय हिंसा और महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को भी बड़ी संवेदनशीलता और यथार्थता के साथ दर्शाया है। यहां मानवीय पीड़ा और अस्तित्व के संघर्ष की गाथा सुनने को मिलती है। सब कुछ छोड़कर पलायन की मजबूरी। गांवों में फैली हिंसा के बाद लोगों के पास एक ही रास्ता बचा था, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान छोड़कर पलायन करना। ये पलायन केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि ये एक जीवन से दूसरे जीवन में संक्रमण था, जिसमें सब कुछ पीछे छूट रहा था। लोग अपने पुश्तैनी घरों को जलते हुए छोड़ रहे थे, उन खेतों को छोड़ रहे थे जहां उन्होंने अपना पसीना बहाया था, और उन यादों को भी छोड़ रहे थे जो उनके जीवन का हिस्सा थी। इस मजबूरी ने लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। वे जानते थे कि अब उनका जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। पलायन का दर्द और यात्रा की कठिनाइयां। पलायन की ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये भूख, प्यास, थकान और डर से भरी हुई थी। भूख और प्यास। लोग बिना खाने पीने के कई दिनों तक चलते रहे। उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वह रास्ते में ही खत्म हो गया या लूट लिया गया। थकान और बीमारी। बूढ़े, बच्चे और बीमार लोग इस यात्रा को सहन नहीं कर पा रहे थे। रास्ते में ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया। यह दृश्य मानवीय पीड़ा की पराकाष्ठा को दर्शाता है। भय और असुरक्षा। सबसे बड़ा डर था रास्ते में हमला होने का। लोग हर पल चौकन्ने रहते थे कि कहीं कोई भीड़ उन पर हमला न कर दे। ये यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि डर और असुरक्षा की एक मानसिक यात्रा भी थी। रास्ते में हुई हिंसा और महिलाओं पर बर्बरता।
भीष्म साहनी ने इस अध्याय में रास्ते में हुई हिंसा का एक बहुत ही क्रूर और यथार्थवादी चित्रण किया है। पलायन कर रहे लोगों पर दूसरे समुदाय की भीड़ हमला करती थी। इन हमलों में न केवल पुरुषों को मारा जाता था, बल्कि महिलाओं के साथ भी अमानवीय बर्बरता की जाती थी। महिलाओं के साथ बर्बरता उपन्यास में इस बात का मार्मिक वर्णन है कि कैसे रास्ते में महिलाओं को अगवा किया जाता था, उनके साथ बलात्कार किया जाता था और उन्हें बुरी तरह से मारा जाता था। यह दिखाता है कि नफरत की आग में सबसे ज्यादा महिलाओं को ही शिकार बनाया गया था। मानवीयता का पतन। ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि जब धर्म के नाम पर इंसान हैवान बन जाता है तो उसके लिए कोई भी नैतिक सीमा नहीं रह जाती। इस हिंसा में लोग अपनी मानवता को पूरी तरह से खो देते हैं। जनधन की हानि और भविष्य की अनिश्चितता। इस अध्याय में जनधन की हानि का व्यापक चित्रण है। लोगों ने न केवल अपने घर और जमीन खो दिए थे, बल्कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी खो दिया था। इस यात्रा में कई बच्चे अनाथ हो गए थे, कई पत्नियां विधवा हो गई थी और कई माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया था। यह सब केवल एक विभाजन के कारण हुआ था, जो लोगों की आपसी नफरत से नहीं, बल्कि राजनेताओं के स्वार्थ से उपजा था। ये अध्याय हमें बताता है कि विभाजन की त्रासदी केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी मानवीय त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये अध्याय भीष्म साहनी की लेखनी की उस ताकत को दिखाता है जो मानवीय पीड़ा को बड़ी ही संवेदनशीलता और गहराई से प्रस्तुत करती है। भीष्म साहनी का संदेश है कि विभाजन की त्रासदी की सबसे बड़ी कीमत जनधन की हानि नहीं, बल्कि भाईचारे और विश्वास का टूटना था। पलायन का दर्द और रास्ते में हुई हिंसा दर्शाती है कि सांप्रदायिक नफरत ने इंसान को किस हद तक अमानवीय बना दिया था। अध्याय 21। विभाजन के बाद का माहौल, टूटे हुए रिश्ते और स्थायी डर। 21वां अध्याय विभाजन की त्रासदी का सबसे गहरा और भावनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्याय हमें हिंसा और पलायन के भयावह दृश्यों से निकालकर उसके बाद की मानसिक और सामाजिक स्थिति में ले जाता है। भीष्म साहनी ने यह दिखाया है कि विभाजन के बाद भी लोगों का दर्द खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए रूप में सामने आया था। नफरत, अविश्वास और स्थायी डर के रूप में। अध्याय में मानवीय त्रासदी और उसके दूरगामी प्रभावों को गहराई से दर्शाता है। विभाजन के बाद की स्थिति, एक टूटा हुआ समाज। इस अध्याय में विभाजन की राजनीतिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब दो अलग अलग देश बन चुके हैं, भारत और पाकिस्तान। लेकिन लोगों के लिए ये सिर्फ दो देशों का बनना नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन, उनके रिश्तों और उनकी पहचान का टूटना था। जो लोग रातों रात अपने घर-बार छोड़कर शरणार्थी बन गए थे, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उनके मन में अपने बिछड़े हुए परिवार, अपने खोए हुए घर और अपने जलते हुए गांव की यादें थी। एक दूसरे के प्रति नफरत और विश्वास की समाप्ति। विभाजन के बाद समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत और अविश्वास की एक गहरी खाई बन गई थी। जो लोग कल तक दोस्त थे, वे आज एक दूसरे को दुश्मन मानते थे। बदले की भावना। लोगों के मन में अपने परिवार के सदस्यों की मौत और अपने घरबार के नुकसान का बदला लेने की भावना थी। ये बदले की भावना दोनों समुदायों में थी, जिससे नफरत का चक्र चलता रहा। विश्वास की समाप्ति। सबसे बड़ी त्रासदी थी विश्वास की समाप्ति। लोग अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे। जब एक व्यक्ति अपने पड़ोसी पर भरोसा नहीं कर सकता, तो समाज की नींव हिल जाती है। भीष्म साहनी ने यह दिखाया है कि विभाजन ने सिर्फ देश को नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी बांट दिया था। लोगों के मन में स्थायी रूप से बैठ चुका डर। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लोगों के मन में स्थायी रूप से बैठ चुका डर है। हिंसा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसका डर हमेशा के लिए लोगों के मन में रह गया था। भविष्य की अनिश्चितता। लोगों को नहीं पता था कि अब उनका भविष्य क्या होगा। वे शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे और उन्हें ये नहीं पता था कि वे कब एक सामान्य जीवन जी पाएंगे। पहचान का संकट। जो लोग वर्षों से एक ही जगह पर रहते आए थे,
वे अब खुद को बेघर और पहचान विहीन महसूस कर रहे थे। उनकी पहचान अब उनके धर्म से जुड़ गई थी, न कि उनके गांव या उनके काम से। मानवीय त्रासदी और रिश्तों का टूटना। इस अध्याय में भीष्म ने उन मानवीय त्रासदियों का भी वर्णन किया है जो विभाजन के बाद भी जारी रही। बिछड़े हुए परिवार। लाखों परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए थे। माता पिता अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे और भाई बहन एक दूसरे से मिलने की उम्मीद में थे। टूटे हुए रिश्ते। कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था और कुछ लोग अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति नफरत से भर गए थे, क्योंकि उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों की मदद की थी। ये अध्याय हमें बताता है कि विभाजन की त्रासदी केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी मानवीय त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये अध्याय भीष्म साहनी की लेखनी की उस ताकत को दिखाता है जो मानवीय पीड़ा को बड़ी ही संवेदनशीलता और गहराई से प्रस्तुत करती है। अध्याय 22। तमस का अंत। मानवीय मूल्यों का विश्लेषण और सीख। अंतिम अध्याय भीष्म साहनी की लेखनी का सबसे गहरा और दार्शनिक निष्कर्ष है। यह अध्याय केवल कहानी का अंत नहीं करता, बल्कि विभाजन की त्रासदी का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेखक यहां ये साबित करते हैं कि सांप्रदायिकता कोई धार्मिक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसका खामियाजा हमेशा आम और निर्दोष जनता को भुगतना पड़ता है। उपन्यास का अंत एक गहन निराशा और कड़वी सीख के साथ होता है, जो पाठक के मन में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ जाती है। विभाजन की त्रासदी का निष्कर्ष। उपन्यास के इस अंतिम अध्याय में भीष्म साहनी विभाजन की पूरी प्रक्रिया को एक निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। हिंसा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसका दर्द और घाव बाकी है। लोग अपने घर-बार छोड़कर बेघर हो चुके हैं, परिवार बिखर चुके हैं और उनके मन में एक दूसरे के प्रति स्थायी नफरत और अविश्वास घर कर गया है। लेखक यहां ये बताते हैं कि विभाजन सिर्फ जमीनों का नहीं, बल्कि दिलों का विभाजन था। ये एक ऐसा घाव था जो कभी भर नहीं सकता था। मानवीय मूल्यों का विश्लेषण। साहनी ने इस उपन्यास में मानवीय मूल्यों के पतन का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। इंसानियत बनाम हैवानियत। लेखक ने दिखाया है कि जब धर्म के नाम पर इंसान को उकसाया जाता है, तो वह किस तरह अपनी इंसानियत को भूलकर हैवान बन जाता है। नत्थू जैसे सीधे सादे लोगों से लेकर शंकर जैसे शांति प्रिय व्यक्तियों तक हर कोई इस हिंसा का शिकार होता है। यह अध्याय बताता है कि समाज में जब नफरत फैलती है, तो सबसे पहले मानवीयता मरती है। सहिष्णुता की समाप्ति। विभाजन ने लोगों के मन से एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को खत्म कर दिया था। जो लोग वर्षों से एक दूसरे के साथ रहते आए थे, वे अब एक दूसरे की धार्मिक परंपराओं को बर्बरता और नफरत के प्रतीक के रूप में देखने लगे थे। लाचारी और डर। उपन्यास का अंत एक गहरी लाचारी और डर के साथ होता है। लोग जानते हैं कि वे सिर्फ एक राजनीतिक खेल का हिस्सा थे, लेकिन वे इतने लाचार थे कि इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते थे। यह डर हमेशा के लिए उनके मन में बैठ गया था कि अब वे कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। भीष्म साहनी का संदेश। सांप्रदायिकता और राजनीति का संबंध। उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सांप्रदायिकता एक मानवीय त्रासदी है, जिसके लिए सिर्फ राजनीति जिम्मेदार है। भीष्म साहनी ने दिखाया है कि नफरत किसी एक धर्म से नहीं उपजी, बल्कि वह ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति और भारतीय नेताओं के सत्ता के लालच का परिणाम थी। नत्थू जैसे गरीब और अनपढ़ लोगों को मुहरा बनाया गया और शंकर जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस हिंसा को रोक नहीं सके। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उपन्यास का अंत एक गहन निराशा और सीख। तमस का अंत किसी सुखद निष्कर्ष के साथ नहीं होता। यह अंत एक गहन निराशा और दुख के साथ होता है। गांव जो शांति और भाईचारे का प्रतीक थे, वे नफरत और खून खराबे के गवाह बन जाते हैं। पलायन कर रहे लोगों की यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि अगर हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेंगे, तो हम बार बार ऐसी ही त्रासदियों को दोहराते रहेंगे।
यह अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सांप्रदायिक नफरत का असली जिम्मेदार कौन है। भीष्म साहनी, लेखक की विस्तृत जानकारी। भीष्म साहनी 1915 से 2003 एक ऐसे लेखक थे जिनकी रचनाओं में भारतीय समाज की गहरी पीड़ा और यथार्थवाद झलकती है। उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था और वे खुद विभाजन के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को पलायन करते, अपने घरों को जलते हुए और भाईचारे को खत्म होते देखा था। तमस उपन्यास में उन्होंने अपनी इन आंखों देखी घटनाओं को एक कलात्मक रूप दिया। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा मानवीयता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का संदेश देते थे। तमस के अलावा उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं झरोखे, कड़िया और बसंती हैं। भीष्म साहनी को 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका लेखन आज भी हमें इतिहास के उन दर्दनाक पन्नों को याद दिलाता है और भविष्य में एक बेहतर समाज बनाने की सीख देता है। तो दोस्तों, भीष्म साहनी के कालजयी उपन्यास तमस की ये गहन और हृदय विदारक यात्रा यही समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे शहर की राजनीति ने गांवों के सौहार्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और कैसे लाखों लोगों ने विभाजन की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। इस दर्दनाक इतिहास को याद रखना और समझना बहुत जरूरी है ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियों को न दोहराएं। इस जबरदस्त उपन्यास के हर पहलू को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इन्वेस्ट इन रूट्स से। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मार्मिक कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर कोई इतिहास की इस दर्दनाक सच्चाई को जान सके। इसी के साथ आप लोगों से अगले एपिसोड में मिलने की आशा के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।